द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द कुशानास विद सेंट्रल एशिया, यानी जो कुशाना हैं उनके सेंट्रल एशिया के साथ संबंध कैसे हैं, कैसे उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, कैसे उनका मेल जोल हो रहा है. सो इन्वेजन ऑफ द बैक्ट्रियन ग्रीक एंड साका पल्लवा ऑन इंडिया एंड इट्स subsequent political contact with Central Asia under the Kushana result in immense cultural intermingling between the two regions. These foreign groups gradually lost their foreign identity and were incorporated in the Brahmanical society, lower grade, as Kshatriyas. Many of them adopted Buddhism. We have already referred to the Indo-Bactrian ruler Minendra, who was converted to Buddhism by a monk named Nagasena. Central Asian contacts also brought to India new methods of making coins. The crude punch-marked coins which were used earlier gradually gave way to refined Greek-style coins containing legends and the bust of the ruler. This new format became the model for the subsequent coinage in India. Besides, Indians also borrowed from Central Asians, particularly the Greeks' knowledge of astronomy. Early Indian literary works on astronomy frequently quote the Greek astronomers who are referred to as Yavanacharya. Indians also learned the art of making horoscopes from the Greeks. Central Asian contacts brought a fresh wave in the art of sculpture making. Buddhist sculptures of the Gandhara school, as explained here below, evolved as a result of the amalgamation of the Indian and the Greek styles. So, बैक्ट्रियन ग्रीक्स का इन्वेजन होता है और साका पल्लवास का इंडिया में, और उसका जो सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल कांटेक्ट है सेंट्रल एशिया के साथ, उससे क्या होता है कि कल्चर्स की, दोनों रीजन के जो कल्चर्स हैं उनकी इंटरमिंगलिंग होती है, आपस में मेल जोल बढ़ता है और नई चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. ये जो फॉरेन ग्रुप्स हैं ये धीरे धीरे इतना ज़्यादा मिलजुल जाते हैं कि वो अपनी फॉरेन आइडेंटिटी को खो बैठते हैं और उनको ब्राह्मणिकल सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है, यानी जोड़ लिया जाता है. और लेकिन उनको ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, ठीक है, जोड़ा जाता है लेकिन ब्राह्मण नहीं बनाया जाता, उनको क्षत्रिय बनाया जाता है. क्षत्रिय इज़ द वन वॉरियर क्लास, यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग उनको लोअर ग्रेड का तबका दिया जाता है, यानी कि क्षत्रिय बनाया जाता है, ब्राह्मण नहीं बनाया जाता. इनमें से बहुत सारे ने बुद्धिज़्म भी अपनाया और हमने देखा कि जो इंडो बैक्ट्रियन रूलर है मिनेंद्र, जो बुद्धिज़्म के में कन्वर्ट हो जाता है और उनको कन्वर्ट करते हैं एक मॉन्क जिनका नाम है नागासेना. नाउ सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स की वजह से इंडिया के अंदर कॉइन्स बनाने के मेथड्स आते हैं कि किस तरीके से सिक्के बनाए जाएं. तो जो क्रूड पंचमार्क्ड कॉइन्स हैं जो कि पहले यूज़ किए जा रहे थे, उससे रिफाइंड ग्रीक स्टाइल कॉइन्स बनने शुरू होते हैं जिसमें लेजेंड्स हैं रूलर्स के. इस तरीके का जो न्यू फॉर्मेट है उससे इंडिया में कॉइनेज की, एक नए तरीके की कॉइनेज की शुरुआत होती है. इसके अलावा सेंट्रल एशियंस से तो इंडिया ये कॉइनेज की जो मेथड्स हैं इनको अडॉप्ट करता ही है. इसके अलावा जो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है वो भी वो बोरो करता है फ्रॉम सेंट्रल एशिया इंडिया. जो अर्ली इंडियन लिटरेरी वर्क अगर हम एस्ट्रोनॉमी पे देखें तो उसमें ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स का हमें बहुत जिक्र मिलता है, जिनका यवनाचार्य करके उनको रेफ़र किया गया है, दैट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स यवनाचार्य. सो इंडिया ने हॉरोस्कोप बनाने की कला सीखी फ्रॉम द ग्रीक्स. ओके, और जो सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स हैं उससे एक फ्रेश वेव आती है स्कल्पचर मेकिंग में. बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो हैं गंधारा स्कूल के, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वो इंडियन और ग्रीक स्टाइल के अमलगमेशन से, यानी उन दोनों की इंटरमिक्सिंग से बने हैं द बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ द गंधारा स्कूल. ठीक है, अब यहाँ पे देखो
Central Asian contacts from 200 BC to 300 AD, present day Indian boundary. So यहाँ आप देखो फरघाना, अरल सी, फरघाना, सोग्डियाना, बैक्ट्रिया, बामियान, अरिया, परथिया, काबुल, कपसिया, गंधारा, तक्षशिल, पंजाब, इंडिया, इंदस, पुरुभापुर, अराशोसिया एंड गिद्रोसिया। तो ये सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स का एक मैप है, ठीक है, कि कैसे सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स कहाँ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। नाउ सम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द ग्रीक स्टाइल कॉइन? ग्रीक स्टाइल कॉइन के मेन फीचर्स क्या हैं? सो दे वर मोर रिफाइंड, है ना। नाउ विच टर्म वाज यूज्ड फॉर ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स इन अर्ली इंडियन लिटरेचर? इट वाज यवनाचार्यस। Now, emergence of early states in उड़ीसा and the Deccan. किस तरीके से अर्ली स्टेट्स की शुरुआत होती है उड़ीसा में और डेक्कन में? We know that the Deccan as well as the Eastern India were parts of Ashoka's empire. He had conquered Kaling through a violent battle in which loss of men and property was enormous. It was as a result of the Mauryan rule in these regions that after its decline we noticed the emergence of kingdoms in Kaling and the Deccan for the first time in the Indian history. So हम ये जानते हैं कि डेक्कन के अंदर और ईस्टर्न इंडिया के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अशोकन एम्पायर में डेक्कन और ईस्टर्न इंडिया दोनों ही उसके पार्ट थे। क्योंकि अक्सर हम जब भी बात करते हैं तो हम सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात कर रहे होते हैं, तो हमें उस पैरामीटर से बाहर निकलना है। एंड हम जब ये देखते हैं कि डेक्कन और ईस्टर्न इंडिया सबसे पहले किसका पार्ट बना? अशोकन एम्पायर का पार्ट बना, और उन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया। कलिंग की एक बहुत वायलेंट बैटल होती है जिसमें प्रॉपर्टी और मेन का लॉस देखकर, यानी लोगों को लॉस में देखकर, लोगों की तकलीफ़ें देखकर, प्रॉपर्टी का लॉस देखकर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके रिज़ल्ट में जो मौर्यन रूल है इन रीजन में, है ना, हम देखते हैं क्योंकि जो अशोक हैं उन्होंने तो कलिंग के बाद एक्सपेडिशंस ख़त्म कर दिए थे, बट मौर्यन रूल की वजह से ये होता है कि इन रीजन में जब मौर्यन रूल का पतन हो जाता है तो उसके बाद में कलिंग का किंगडम शुरू होता है, और डेक्कन में भी एक किंगडम हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री। सो कलिंग की अगर हम बात करें, सो आफ्टर अशोका कलिंग प्रेजेंट डे उड़ीसा बिकेम प्रोमिनेंट अंडर द किंग्स ऑफ चेदी डायनेस्टी. Unfortunately, we have no information about the kings of the dynasty except Kharavela. His achievements are recorded on an inscription known as Hathi Gumpha inscription, situated in the Udayagiri hills near Bhuvaneshwar in Odisha. The inscription is so named because the image of an elephant is carved out of stone next to the boulder carrying the inscription. The inscription tells us that he was a follower of Jainism and had fought many successful battles against his neighbors. He probably lived in the 1st century BC. सो अशोक के बाद जो कलिंग का रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द चेदी डायनेस्टी. चेदी डायनेस्टी के दौर में भी कलिंग का रीजन काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, दैट इज़ प्रेजेंट डे उड़ीसा. और हम ये देखते हैं इन उड़ीसा के अनफॉर्चुनेटली, मतलब हाँ, वो कलिंग के दौर में इट अगेंस्ट बिकम अशोक के बाद आते हैं चेदी. चेदी साम्राज्य होता है, साम्राज्य तो हम नहीं कहेंगे बिकॉज चेदी किंगडम हम कह सकते हैं. चेदी किंगडम, चेदी डायनेस्टी की शुरुआत होती है और वो कलिंग रीजन में, उड़ीसा के रीजन में दे हैव देयर पावर. एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ना, कोई जानकारी नहीं है कि कौन रूलर्स थे, क्या था क्या नहीं था. वी डोंट नो एनीथिंग, बट वी नो दैट खारावेला वाज देयर. खारावेला was a king of this dynasty, of the Chedi dynasty.
The achievements of Kharavela are recorded on an inscription, and that inscription is known as Hathi Gumpha inscription. Why Hathi Gumpha? Because it is situated in the Udayagiri hills near Bhubaneswar in Odisha, and the inscription is named Hathi Gumpha because an elephant is carved out of stone next to the boulder carrying the inscription. यानी जहाँ पर inscription है उसके बगल में एक पत्थर पे एक हाथी की इमेज को कार्व किया हुआ है, यानी उसमें से तराशा हुआ है. ठीक है. नाउ अब इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि Kharavela was the follower of Jainism and had fought many successful battles against his neighbors. He probably lived in the 1st century BC. तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि खारावेला जैनिज्म को फॉलो करते थे और बहुत सारी सक्सेसफुल